चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। नेक्स्ट हेडिंग आपको मैंने डाली होगी, दैट इज ए कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल में हम लोग क्या करें, कैपेसिटेंस। थ्री कोर केबल में भी हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा थ्री कोर केबल में, ठीक है, जिससे आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहले लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल कोर केबल के बारे में कि सिंगल कोर केबल में कौन सा कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लेंगे, दैट इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस capacitance of calculation of capacitance in the calculation of capacitance of single core cable। सिंगल कोर केबल के हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। अभी आप देखेंगे, अभी तक मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि आपका एसी डीसी के लिए कैपेसिटेंस कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट। क्योंकि जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तो कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए ओपन सर्किट। तो अभी तक हम लोग केवल रेजिस्टेंस के ऊपर जो है कंसंट्रेट हो रहे थे, इसलिए मैंने केबल में कौन सा बेटा आपका सोर्स अप्लाई किया था, डीसी सोर्स अप्लाई किया था। लेकिन इस बार मैं कैपेसिटर आपके केबल के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो कैपेसिटर मुझे दिखाना पड़ेगा, और कैपेसिटर दिखाने के लिए कैपेसिटर किस सप्लाई में एग्जिस्ट करेगा, एसी सप्लाई में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इस बार मैं कौन सी सप्लाई आपका अप्लाई करूंगा, एसी सप्लाई क्या करने वाला, अप्लाई करने वाला, ठीक है। तो यहां मैं एक केबल बनाता हूं, ठीक है, ये आपने हेडिंग डाल रखी होगी, ठीक है। नाउ दिस इज द केबल, ठीक है, मैं केबल बना रहा हूं, ये आपका कोर है केबल का। दिस इज द कोर ऑफ द केबल। ये आपके केबल का क्या है, कोर है। दिस इज द सेंटर ऑफ द केबल। दिस इज द कोर ऑफ द केबल। ये आपका केबल का कोर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग सीट भी बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल मॉडल में आपका कोर होता है और सीट होता है, दो चीजें होती है, ठीक है। नाउ दिस इज द सीट। नाउ दिस इज द सीट। ठीक है, नाउ दिस इज योर मेटेलिक सीट, जो कि किस पोटेंशियल पे होती है, ग्राउंड पोटेंशियल पे होती है। सीट को हम लोग ग्राउंड पोटेंशियल पे रखते हैं, 0 वोल्ट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड पोटेंशियल। दिस इज ग्राउंड पोटेंशियल एंड दिस इज योर मेटेलिक सीट। दिस इज योर मेटेलिक सीट। दिस इज योर मेटेलिक सीट, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है, चलिए आपका कोर का जो रेडियस है उसको हम लोग आर मान रहे हैं। कोर का रेडियस आपका आर है, और बेटा सीट का इनर रेडियस आपका क्या है, दिस इज कैपिटल आर। और थिकनेस आपकी जो है, इंसुलेशन की थिकनेस, दिस इज द इंसुलेशन, या फिर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लिखता हूं। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर।
द लेंथ ऑफ द केबल इज एल, केबल की जो लेंथ है वो आपकी एल है। केबल जो मैंने ली है कितनी लेंथ के लिए है, एल लेंथ की आपकी केबल ली हुई है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मुझे आपका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन सा कैपेसिटेंस बनता है, किसके किसके बीच में कैपेसिटेंस बनता है। तो मैंने यहाँ पर सोर्स अप्लाई किया, कैसे सोर्स अप्लाई कर रहा हूं बेटा, एसी सोर्स अप्लाई कर रहा हूं। Now I can be connect a AC source will be there. This is AC source will be connected. AC सोर्स मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। जैसे मैं AC सोर्स कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कोर के केबल, हेलो, कोर के केबल, कोर के केबल और बेटा शीट के बीच में कितना पोटेंशियल, कोर जैसे ही मैंने बेटा AC सोर्स से अप्लाई किया तो जो कोर होगा वो किस पोटेंशियल पे आ जाएगा, दैट इज थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट कर गया था, ये जब से जो है बरसात हुई है तब से जो है नेट में बड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट। तो आप देखेंगे ये जो मैंने एसी है, क्या आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है ना। चलिए तो आप देखेंगे जैसे ही बेटा यहाँ पर मैं एसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा, जैसे ही बेटा मैं एसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा केबल में, तो आपका जो है, आपका जो कोर है वो किस पोटेंशियल पे आ जाएगा, वीएसी, और बेटा शीट किस पोटेंशियल पे, 0 वोल्ट। तो बेटा आपके दैट इज कोर और शीट के बीच में कितना पोटेंशियल जाएगा, वीएसी। जितना हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बेटा कोर और शीट के बीच में। अब यहां पर बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द सिंगल कोर केबल है, तो दिस इज नथिंग बट द, दिस इज द फेज, कोर इज नथिंग बट कॉल्ड द फेज, एक ही फेज है, एंड दिस इज न्यूट्रल। तो आप देखेंगे फेज और न्यूट्रल के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको फेज, सिंगल कोर केबल में जो हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो आपका फेज और न्यूट्रल के बीच का पोटेंशियल है, तो हम इसको फेज वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर मैंने जो एसी वोल्टेज अप्लाई किया है वो क्या है, फेज वोल्टेज है, लेकिन उसका नेचर कैसा है, अल्टरनेटिंग नेचर का मैं फेज वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। सिंगल कोर केबल में आपके पास एक फेज होगा और दैट इज शीथ होगा, दैट इज आपका फेज और आपका शीथ जो कि ग्राउंड या फिर ग्राउंड पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल मतलब न्यूट्रल विल बी देयर। तो फेज और न्यूट्रल के बीच का पोटेंशियल है, एसी वोल्टेज जो अप्लाई किया वो फेज और न्यूट्रल के बीच का पोटेंशियल, तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, फेज वोल्टेज बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द फेज वोल्टेज। लेकिन ये जो फेज वोल्टेज है वो किस नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या क्या चीजें होगा। जैसे ही आप जो है फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप एसी फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे
कोर और मेटेलिक शीट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा बेटा, कोर से शीट की तरफ क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज नोन एज ए लीकेज करंट। और बेटा इस लीकेज करंट का पोजीशन करने के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसको हम बोलेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो एक तो बेटा इंसुलेशन रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, दिस इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आएगा और करंट हमारा कोर से शीट की तरफ फ्लो करेगा, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द लीकेज करंट। दूसरा हम बात करेंगे, आप देखेंगे दो मेटेलिक प्लेट, ये आपका कोर है, ये भी मेटल का बना है और शीट भी मेटल, दो मेटेलिक प्लेट अगर एक दूसरे द्वारा सम इंसुलेटिंग मटेरियल द्वारा सेपरेट होती हैं, दो मेटेलिक प्लेट अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे, कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती हैं जो कि डिफरेंट पोटेंशियल पे होती है, और ये दोनों प्लेट अगर एक दूसरे द्वारा सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल द्वारा सेपरेट है तो उनके बीच में कौन सा इफेक्ट आएगा, कैपेसिटिव इफेक्ट। तो आप देखेंगे कोर आपका किस पोटेंशियल पे है, मेटल सी जीरो पोटेंशियल पे, तो दो डिफरेंट पोटेंशियल पे मेटेलिक प्लेट है या फिर दो मेटेलिक प्लेट अगर एक दूसरे द्वारा सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम द्वारा सेपरेट है तो उनके बीच में कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा। तो आप देखेंगे सिंगल कोर केबल में जो कैपेसिटर आपका बनता है वो किसके किसके बीच बनता है, दैट इज कोर और मेटेलिक शीट के बीच में कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा। कोर और मेटेलिक शीट के बीच में कौन सा इफेक्ट आएगा, कैपेसिटिव इफेक्ट आने वाला है। कोर और शीट के बीच में कौन सा इफेक्ट आएगा, कैपेसिटिव इफेक्ट। ये जो कैपेसिटेंस है ये आपका कोर और शीट के बीच का कैपेसिटेंस है, कोर और शीट के बीच के कैपेसिटेंस को हम लोग शीट कैपेसिटेंस बोलते हैं, जिसको हम CS से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CS। दिस इज नथिंग बट द, और बेटा आप ये बोल सकते हैं ये कैपेसिटर आपका फेज और न्यूट्रल के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड द फेज कैपेसिटर। बोलिए चाहे फेज कैपेसिटेंस बोलिए, बात क्या है साहब, सेम है। ठीक है, मैं बात लिख रहा हूं, तो ये इस कैपेसिटेंस को इंसुलेशन का रजिस्टर निकाल चुके हैं। अब हम लोग एक ही कैपेसिटेंस बनता है सिंगल कोर केबल में, कोर और आपके शीट के बीच कैपेसिटेंस पे हम लिख रहा हूं, जरा इसको बनाइए, दोनों इफेक्ट आएंगे क्योंकि इस बार जो मैंने फेज वोल्टेज अप्लाई किया है वो किस नेचर का है, AC नेचर का। AC के लिए कैपेसिटिव इफेक्ट आता है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? और इस कैपेसिटेंस को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। मैंने आपको जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करा रहा था ट्रांसमिशन लाइन में, तब कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना बताया था। फेज कैपेसिटेंस निकालना है, फेज कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है सिंगल कोर केबल में, और वो आपका कोर और शीट के बीच का कैपेसिटेंस होता है, जिसको हम शीट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं और आपको CS से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो लोग इलाहाबाद में हैं, ट्रांसफार्मर की आप क्लास अगर करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इलाहाबाद में हैं, बाकी आपको जो है सारी चीजें, जो भी चीज दिक्कत है ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कर चुके हैं, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। ठीक है, आगे चलें, बना लिया तो आगे चलें। चलिए तो बात करते हैं इस फिगर में आर इंसुलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन insulation resistance of the cable। ये क्या हो रहा है, insulation resistance of the cable। ठीक है, आर इंसुलेशन, मशीन की क्लास आपकी 8 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है, मॉर्निंग में। और बेटा जो कैपेसिटेंस बनता है, हेलो, कोर और शीट के बीच में, कोर क्या है, फेज,
एंड दैट इज न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल के बीच में फेज कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। हेलो, आपके सिंगल कोर केबल में फेज कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, जो कि आपका कोर और शीथ के बीच का, कोर और शीथ के कैपेसिटेंस को हम लोग शीथ कैपेसिटेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग सीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, सीएस। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस जो एग्जिस्ट करता है, कैपेसिटेंस बिटवीन कोर एंड शीथ, कोर एंड मेटेलिक शीथ, मेटेलिक शीथ। ठीक है, कोर और मेटेलिक शीथ के बीच कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। इस कैपेसिटेंस को हम लोग क्या भी बोलते हैं, शीथ कैपेसिटेंस। शीथ कैपेसिटेंस। और जो शीथ कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कोर और मेटेलिक शीथ के बीच बनेगा। कोर और मेटेलिक शीथ, कोर आपका फेज होगा और मेटेलिक शीथ आपका न्यूट्रल होगा। तो इसी कैपेसिटेंस को हम लोग क्या भी बोलते हैं, शीथ कैपेसिटेंस इज आल्सो नोन एज ए फेज कैपेसिटेंस। शीथ कैपेसिटेंस इज आल्सो नोन एज ए फेज कैपेसिटेंस। याद रखिएगा, फेज कैपेसिटेंस। और इसी कैपेसिटेंस को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। शीथ कैपेसिटेंस या फिर जो फेज कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, उसी कैपेसिटेंस को हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज। फेज कैपेसिटेंस जब भी निकालते हैं तो किसी भी एक प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। हेलो, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, इस कैपेसिटेंस को निकालना है, इस कैपेसिटेंस को। तो आप देखेंगे ये कैपेसिटेंस इन दो मेटल प्लेट में है। जब भी फेज कैपेसिटेंस होगा, फेज कैपेसिटेंस में एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, एक न्यूट्रल होगा। तो किसी भी एक प्लेट पे चार्ज, ठीक है, तो इस प्लेट पे चार्ज आपको चाहिए, और इन दोनों बेटा पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस, Q डिवाइडेड बाई वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बेटा, इस कैपेसिटर के क्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा, क्योंकि फेज कैपेसिटेंस है, V फेज आएगा। इस फेज वोल्टेज को आपको निकालना है। अब इस फेज वोल्टेज को आप देखेंगे, यहाँ पर अगर फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इतना ही वोल्टेज। अगर आप केबल में फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फेज वोल्टेज आएगा। लेकिन फेज वोल्टेज को मैं किसके टर्म में निकालना चाहता हूं, दैट इज चार्ज, आपके कोर की रेडियस और बेटा शीथ की रेडियस, इसके टर्म में निकालना। ये जो वोल्टेज है, जैसे ही बेटा आप अपने इस कैपेसिटर के क्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा, ये कैपेसिटर फेज के क्रॉस बन रहा है तो फेज वोल्टेज आएगा। लेकिन इस फेज वोल्टेज को मैं किसके टर्म में निकालना चाहता हूँ, चार्ज। आप देखेंगे जब मैं आपको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर निकाल रहा था तो हमने वोल्टेज को चार्ज के टर्म में निकाला था, चार्ज B और R के बीच में निकाला था। उसी तरह यहाँ पे हम लोग अपने फेज वोल्टेज को, जो आप देखेंगे इस कैपेसिटर के क्रॉस कौन सा वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज को मैं जो है चार्ज और आपके कोर की रेडियस और बेटा शीथ की इनर रेडियस के टर्म में निकालना चाहते हैं। तो ये वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज निकालने के लिए आप देखेंगे आपका जो केबल का जो कोर होता है, केबल का जो कोर होता है, ठीक है, जैसे ही बेटा आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो कोर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और बेटा जो चार्ज होता है वो कहां पर एक्यूमुलेट होगा, कंडक्टर पे। चार्ज कहां पर एक्यूमुलेट होता है, सरफेस से। तो मैं मान के चलूंगा जैसे ही मैंने फेज वोल्टेज अप्लाई किया, इस कैपेसिटर के सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q कूलम पर मीटर। Q कूलम पर मीटर आपका चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चार्ज आपके पास Q कूलम पर मीटर आ गया, अब आपको वोल्टेज निकालना, फेज वोल्टेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस वोल्टेज को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस कोर से x डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, dx थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल क्या करने वाले हैं, सेक्शन कट कर, सिलेंड्रिकल सेक्शन। अब आपका कोर सिलेंड्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप x रेडियस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही dx सेक्शन में, dx बहुत छोटा सा स्मॉल सेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे होगी वही dx पे होगी। तो अगर dx लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, उसकी लेंथ मालूम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। और एक बार वोल्टेज अगर आ जाएगा तो सारी की सारी आपकी जो है दैट इज स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर, दैट इज द फेज वोल्टेज। इस कैपेसिटर के क्रॉस इस वोल्टेज को निकालना है, दैट इज स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर के बीच में जो फेज वोल्टेज है, इसी वोल्टेज को आप निकालना चाहते हैं। तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे कि जो सेक्शन हम कट करेंगे, चूंकि मेरा जो केबल होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको गॉसियन सरफेस क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो गॉसियन सरफेस होगा
वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, बिकॉज द शेप ऑफ द केबल या फिर कोर इन नथिंग बट द सिलेंड्रिकल। तो हम गॉसियन सरफेस या फिर गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा, और वोल्टेज को इंटीग्रेट कर देंगे तो ओवरऑल वोल्टेज मेरे कैपेसिटर के क्रॉस आएगा। इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज अपीयर होगा, फेज वोल्टेज। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कोर केबल। पहले मैंने बताया कि जो कैपेसिटेंस है आपका सिंगल कोर केबल में, जो कैपेसिटेंस आपका एग्जिस्ट करता है फेज कैपेसिटेंस। अगर केबल के बेटा पैरेलल में कैपेसिटेंस आपके ऐड हो जाते हैं, निजाम अली, अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, ठीक है, समझे। और अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। चार्जिंग करंट निकालेंगे, चार्जिंग करंट कैपेसिटर से फ्लो करता है, लीकेज करंट आपका जो होता है वो के रेजिस्टेंस से फ्लो करता है, ठीक है। इंसुलेशन के रेजिस्टेंस से लीकेज करंट फ्लो करता है, और बेटा कैपेसिटर से जो करंट पास करे वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर के करंट को चार्जिंग करंट। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है आपका कैपेसिटिव इफेक्ट आपका क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, तो चार्जिंग करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी डिक्रीज, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन that is calculation of calculation of capacitance calculation of capacitance of single core केबल। पहले आप स्टेप समझ लीजिए कैसे निकालेंगे, बाकी मैं कैपेसिटेंस तो आपका निकला दूंगा, लेकिन समझ लीजिए कैसे हम लोग निकालने वाले, ठीक है। तो मैं केबल बना रहा हूं, ठीक है, मैं केवल कैपेसिटर ही बनाऊंगा, आपका रेजिस्टेंस नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान से दीजिए, कैपेसिटेंस बनाऊंगा। तो चलिए इसी फिगर को कट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिगर अच्छा सा बना हुआ है। चलिए चलिए आपको समझाने के लिए मैं चीजें फिर से यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए आप देखेंगे आपको इस कैपेसिटेंस को निकालना है, ये कैपेसिटेंस आपका फेज कैपेसिटेंस या फिर सीट कैपेसिटेंस आपका केवल एडजस्ट करता है। कैपेसिटेंस को कैसे निकालते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाई वोल्टेज, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। कौन सा कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है बेटा सिंगल कोर केबल में, फेज कैपेसिटेंस, फेज कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, फेज कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड फेज कैपेसिटेंस। तो इस कैपेसिटर के को अगर निकालना चाहते हो तो चार्ज निकालना पड़ेगा, कैपेसिटर जिन दो प्लेट के बीच में एग्जिस्ट कर, उन दो प्लेट के बीच का चार्ज। तो आप देखेंगे एक तो फेज कैपेसिटर तो एक तो न्यूट्रल होगा, चार्ज किस प्लेट में होगा, इस प्लेट में, तो इस प्लेट का चार्ज लेंगे, दैट इज कोर पे कितना चार्ज आएगा, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है, चार्ज। और बेटा इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, ध्यान से देखिए कौन सा वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज फेज वोल्टेज अप्लाई करो, कौन सा वोल्टेज अप्लाई करो, फेज वोल्टेज, ध्यान से देखते जाइए। नाउ दिस इज द ग्राउंड,
ये मेरा एसी वोल्टेज है, लेकिन ये कोर और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है फेज वोल्टेज। तो दैट इज नथिंग बट द, अगर आपने कोर को फेज पोटेंशियल पे, ये ग्राउंड पोटेंशियल, कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। तो कौन सा वोल्टेज? अगर आप अपने सिंगल फेज सिंगल कोर की केबल के कैपेसिटेंस को निकालना चाहते हैं फेज कैपेसिटेंस, तो आपको कौन सा वोल्टेज लेना है? कौन सा वोल्टेज आएगा? फेज वोल्टेज आएगा बेटा। कौन सा वोल्टेज आएगा? फेज वोल्टेज। लेकिन इस फेज वोल्टेज को मैं किसके टर्म में लिखूंगा? चार्ज के टर्म में निकालने की कोशिश करूंगा, जिससे चार्ज चार्ज कट जाएगा तो मेरा फेज कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो चलो हम इस फेज वोल्टेज को निकालना चाहते हैं कि जब मैं इस यहाँ पर जो है इस कैपेसिटर इस टेबल में फेज वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा। उस फेज वोल्टेज की वैल्यू, ये जो चार्ज हो गई, और बेटा ये जो कोर का रेडियस है और बेटा शीथ का रेडियस, उसके टर्म में इस वोल्टेज की वैल्यू मैं निकालूंगा, दैट इज चार्ज, और आपका किसके टर्म में? दैट इज इनर रेडियस और कैपिटल रेडियस के आर में। तो ये आपका प्रोसीजर है। अगर आप अपने कैपेसिटेंस को निकालना चाहते हैं तो आपको फेज वोल्टेज निकालना है, लेकिन फेज वोल्टेज किसके टर्म में? चार्ज। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे ही आप यहाँ पर फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे, फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जो कोर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो मैं मान लेता हूँ कैपेसिटर में जैसे आप फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर का जो कोर होगी वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होगी। कितना चार्ज हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द क्यू कूलम पर मीटर। इतना कूलम चार्ज हो जाएगा। अब देखो जब चार्ज हो जाएगा तो अच्छा ये बताइए, आपका जो है कभी भी जो है किसी भी मेटल या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है क्या चीज होता है बेटा? जो चार्ज होता है वो आपके सरफेस पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब वोल्टेज कैसा होता है? कांस्टेंट। अगर मैंने आपके कंडक्टर को फेज वोल्टेज से आपका जो है कनेक्ट किया है तो बेटा सेंटर पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज सरफेस पे होगा। तो आप देखेंगे सेंटर पे मैंने वी फेज अप्लाई किया तो आपके सरफेस में भी कितना वोल्टेज होगा? फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कंडक्टर के अंदर वोल्टेज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। जितना बेटा कंडक्टर के सरफेस पे वोल्टेज होगा उतना ही कंडक्टर के सेंटर पे होगा। मैंने आपको दिखाया कि मैंने वोल्टेज जो अप्लाई किया और सेंटर पे अप्लाई किया, कितना वोल्टेज अप्लाई किया? फेज वोल्टेज। तो कंडक्टर के सरफेस पे कितना वोल्टेज होगा? फेज वोल्टेज। ये न्यूट्रल पे है तो इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? फेज वोल्टेज। इस फेज वोल्टेज को मैं निकालने वाला हूं चार्ज एंड लाइक समथिंग विल बी देयर। चार्ज और आपके कोर की रेडियस और बेटा शीथ की रेडियस के टर्म में उसको कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। क्योंकि कोर मेरा जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो कंडक्टर कैसा होता है? लाइन चार्ज होता है। लाइन चार्ज की वजह से मैं क्या करूंगा? एक्स डिस्टेंस पे गॉसियन लॉ यूज करूंगा। बाय यूजिंग द गॉसियन लॉ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एक्स। एक्स पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स डिस्टेंस पे निकालने के लिए मैं एक्स डिस्टेंस या फिर एक्स रेडियस का एक सिलेंडर कंसीडर करूंगा और एक्स रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एक्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस दैट इज द सिलेंड्रिकल जो है गॉसियन सरफेस हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द चार्ज इंक्लूड इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन। 2 पाई एप्सिलॉन। आप देखेंगे वहां पर मैंने जब निकाला था तो आपका जो है ओवरहेड लाइन पे जो सराउंडिंग में एयर थी तो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन की जगह होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 1। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर बेटा आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल होगा तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कुछ होने वाली है। और एक बार एक्स डिस्टेंस में अगर आपने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली तो बेटा डीएक्स बहुत स्मॉल सेक्शन है तो बेटा जो एक्स रेडियस पे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीएक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम डिस्टेंस मालूम है तो आप पोटेंशियल निकाल लेंगे। अगर आपने पोटेंशियल निकाल लिया तो आपको जो है क्या करना है? एक स्मॉल स्ट्रिप का पोटेंशियल अगर आपने निकाल लिया तो आपको यहां से यहाँ के बीच का पोटेंशियल निकालना। तो स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर के बीच में अगर मैं सारी की सारी स्ट्रिप के पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर करने वाले। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं आपका जो है इस फिगर को मैं आपको बनाने वाला हूं। ठीक है, चलो मैं क्या करने वाला हूं सबसे पहले मैं क्या करूंगा जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया आपका जो कोर है वो कितना चार्ज हो जाएगा बेटा? आपका जो है कोर जैसे ही में आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे आपका जो कोर क्या होगा? बैटरी के कोर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मैं चार्ज बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, चार्ज बना रहा हूं। कोर आपका कैसे चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कितने लेंथ का मैंने केबल लिया हुआ है? एल लेंथ का केबल। ध्यान से देखिएगा, एल लेंथ का केबल है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेट अस कंसीडर इस फिगर को आप बना ले फिर मैं आपका कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं।
बना लीजिए फिगर, मैंने तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। क्योंकि कोर मेरा सिलेंड्रिकल है, लाइन चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, इस कैपेसिटेंस या फिर वोल्टेज को निकालने के लिए मैं डीएक्स लेंथ का सेक्टर, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो हमेशा इंटीग्रेशन वाला मेथड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो एक्स का फंक्शन आएगी, कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो यू कैन बी यूज ऑलवेज इंटीग्रेशन फंक्शन, स्ट्रिप काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो आपके डिस्टेंस के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती जाएगी, तो हमेशा स्ट्रिप काटनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, आपके केबल के कोर से एक्स डिस्टेंस में कितने थिकनेस का, डीएक्स थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल सेक्शन कट करूंगा। कितनी लेंथ का, एल लेंथ का सिलेंड्रिकल, क्योंकि नेचर मेरा कैसा है, कोर का नेचर आपका जो है कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो सेक्शन भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल सेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए मैं बना रहा हूं क्या बनाना स्टार्ट करें, चलो। मैं आपके केबल से एक्स डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल सेक्शन क्या करने जा रहा हूं, कट करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए कट करना स्टार्ट करो। ये डीएक्स थिकनेस है, एक्स डिस्टेंस पे सिलेंड्रिकल सेक्शन कट किया। नाउ व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो कितनी है, डीएक्स, ये जो थिकनेस है वो कितनी है, डीएक्स। कितनी डिस्टेंस पे कंसीडर किया बेटा, एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, मैंने सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल सेक्शन क्या किया, कट किया। कितनी लेंथ है बेटा इस सिलेंड्रिकल सेक्शन की, एल लेंथ है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस डीएक्स सेक्शन में वोल्टेज मालूम चल जाए, वोल्टेज क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू होता है डी माइनस डीवी बाई डीएक्स, माइनस डीवी बाई डीएक्स। तो अगर बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाए, आपको लेंथ मालूम है, तो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन है, छोटा सेक्शन है, तो छोटा सा वोल्टेज होगा, इस छोटे से वोल्टेज को हम डीवी मानेंगे। इस वोल्टेज को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। अब ये छोटा सेक्शन, तो आप क्या करेंगे, इस आपका जो कोर है, कोर से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज है, उसे आप किसी भी डिस्टेंस पे अगर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो गॉस लॉ को क्या करने वाले यूज करते हो, बाय यूजिंग द गॉस लॉ हम लोग क्या करेंगे, आपके दैट इज इस कोर केबल के कोर से एक्स डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप वही आपका डीएक्स लेंथ होगी, तो कांस्टेंट मान के चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो इस स्ट्रिप का पोटेंशियल मालूम चल जाएगा। अब देखो आपको जो है कैपेसिटर के वोल्टेज निकालना है, तो आप देखेंगे कैपेसिटर के पास वोल्टेज क्या होगा, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक जितनी भी स्ट्रिप होंगी उन सारी स्ट्रिप के पोटेंशियल, एक स्ट्रिप का पोटेंशियल मालूम है तो सबके पोटेंशियल को ऐड करने के लिए आप इंटीग्रेट कर देंगे। स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर के बीच में जितनी भी स्ट्रिप होंगी, सारे स्ट्रिप के वोल्टेज को आपको ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए मैं अलग से फिगर बना रहा हूँ। ये आपका केबल का कोर है, तो लिख रहा हूँ बेटा केबल के कोर से एक्स डिस्टेंस पे क्या बना लिया आप लोगों ने, सेक्शन। चलो
आ जाओ, ये मैं केबल का कोर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द कोर ऑफ द केबल, जो कि एक लाइन चार्ज होता है, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको, और कैपेसिटेंस भी मैंने निकालना बताया है। दिस इज द कोर ऑफ द केबल। कितनी लेंथ का बेटा? एल लेंथ का। कितना चार्ज है इस पे? प्लस क्यू कूलम पर दिस इज, जो चार्ज है दिस इज नथिंग बट द लेंथ। कितनी है बेटा इसकी? एल विल बी देयर, ठीक है। चार्ज है बेटा दैट इज प्लस क्यू कूलम पर मीटर। आप इस केबल के कोर से कितनी डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। लाइन चार्ज है, दिस इज द लाइन चार्ज। एक्स डिस्टेंस पे क्या करना चाहते हैं? एक्स डिस्टेंस पे, नाउ दिस इज द एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई एक्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, तो अगर आप बेटा इस लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यू कैन गो द गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, और बेटा लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है? सिलेंड्रिकल सरफेस होता है। तो मैं क्या करूंगा, जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा। तो एक्स रेडियस को मैं क्या करूंगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करूंगा। कितनी लेंथ का? एल लेंथ का। तो दैट इज ए गॉसियन सरफेस आई कैन बी कंसीडर। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। तो मैं जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं उस डिस्टेंस से पास करता हुआ मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा, जिसकी रेडियस होगी एक्स एंड व्हाट इज द लेंथ? दैट इज एल। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। कितनी लेंथ का? एल लेंथ का। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं बाय यूजिंग द गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलेगा इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया। व्हाट इज द लेंथ? दिस इज द रेडियस इज एक्स। सरफेस एरिया कितना होगा? हेलो, 2 पाई रेडियस एक्स एंड लेंथ इज एल। 2 पाई आर इंटू एच होता है। आर क्या होता है? रेडियस होती है सिलेंड्रिकल की, और हाइट क्या होती है? दिस इज नथिंग बट द हाइट इज नथिंग बट द एल। तो दिस इज नथिंग बट द सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई एक्स इंटू एल। दैट इज नथिंग बट द चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस। तो ये बताइए, 1 मीटर लेंथ में क्यू चार्ज है तो एल लेंथ में कितना चार्ज इंक्लूड होगा? दैट इज क्यू इंटू एल। क्यू इंटू एल, या फिर लिख देता हूं चार्ज इनक्लोज्ड। दिस इज charge enclosed, that is q into l divided by 2 pi epsilon। वहां पर मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा था बिकॉज एयर थी। एयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी हो गई थी तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट आ गया था। लेकिन यहां पर आपका जो है क्या है, दैट इज आप केबल में देखेंगे यहां पर एक्स डिस्टेंस पे इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी, दैट इज नथिंग बट यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पर आप देखेंगे एल से एल कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको मैंने बताया था कितना होता है, 2 दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू 1 अपॉन दिस इज 2 पाई, अरे सॉरी ये एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन 2 पाई एप्सिलॉन है, दिस इज द एप्सिलॉन।
चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा था, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया था, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द एप्सिलॉन, दैट इज आपका गॉस लॉ क्या था, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड by Gaussian surface का surface area that is nothing but the charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon, वहां पर मैंने epsilon नॉट लिखी है because आपके that is इस लाइन चार्ज के राउंड क्या था, एयर था, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है 1, तो इसलिए वहां पर एप्सिलॉन नॉट आ गया था, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट आ गया था, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी होगी बिकॉज मटेरियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इनटू x, और एप्सिलॉन की जगह आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू x। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लाइन चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है Ex। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ गई, और आप देखें चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, कैसी है, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, आपको स्ट्रिप वाला इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। जब भी आपके पास वेरिएबल होगा यू कैन गो फॉर द इंटीग्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने चार्ज के रिस्पेक्ट में लिखा, चार्ज के, तो पोटेंशियल भी मेरा चार्ज के टर्म में आ जाएगा, वही मैं करना भी चाहता हूं, ठीक है। चलो, क्या इतना हो गया, इतना हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं, आपने कोर से एक्स डिस्टेंस में, कोर आपका लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, अब एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर किया है, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे इस लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे होगी वही इस एलिमेंट्री सेक्शन में, मान के चल रहे हैं वेरी वेरी स्मॉल तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसकी थिकनेस आपकी जीरो, दिखाने के लिए आपको डीएक्स दिखा, डीएक्स ऑलमोस्ट जीरो विल बी देयर। तो हम अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है इस सेक्शन में और आपको डिस्टेंस मालूम है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको मालूम है तो पोटेंशियल आपका यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा। तो लेट अस कंसीडर let us consider let us consider let us consider the voltage, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज डेवलप, तो वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट्री सेक्शन ऑफ dx थिकनेस, डीएक्स थिकनेस का जो एलिमेंट्री सेक्शन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, तो एलिमेंट्री सेक्शन है तो कितना वोल्टेज माना, डीवी, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको इस सेक्शन पे वोल्टेज मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और आपको लेंथ मालूम है, तो फार्मूला क्या होता है, दैट इज E इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डीएक्स। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है EX, वोल्टेज है डीवी और लेंथ कितना है बेटा, दैट इज डीएक्स। तो E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, so that इस एलिमेंट्री सेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Ex वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में Ex, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स। उल्टे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल रखी है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल रखी है, दैट इज आपने इस लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डिस्टेंस आपको मालूम है, तो वोल्टेज जो डीवी है, कितना वोल्टेज माना था डीवी, इस वोल्टेज को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Ex इंटू डीएक्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इस एलिमेंट्री सेक्शन में जो डीवी वोल्टेज आपने माना था, इस डीवी वोल्टेज की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, आपको इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना, ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आप क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, यू कैन बी सी द पिक्चर।
चलो अब देखेंगे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कौन सा वोल्टेज का? फेज वोल्टेज। इस वोल्टेज को आप निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास इस एलिमेंट्री सेक्शन का वोल्टेज मालूम है, यहां से लेके स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर के बीच में कई सारी इस तरह की स्ट्रिप होंगी। अगर मैं इन सारी स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का वोल्टेज मालूम है, सारी स्ट्रिप के वोल्टेज को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा। तो मैं इंटीग्रेट करने वाला, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं बेटा क्या कर दूं, सारी की सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दूं, ठीक है, आपको एक स्ट्रिप का वोल्टेज कितना है? डीवी। इन सारी स्ट्रिप के वोल्टेज को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन कर देना। कहां से लेके कहां तक की स्ट्रिप को ऐड करना है? हेलो, कहां से लेके कहां तक की स्ट्रिप को ऐड करना है? स्मॉल आर से लेके, हेलो, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर, यहां तक ना, यहां से लेके यहां तक। ये लेंथ कितनी है? ये स्मॉल आर है, और बेटा ये लेंथ कितनी है? कैपिटल आर है। तो आप जो है क्या करिए, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक की सारी स्ट्रिप को ऐड कर। ध्यान से देखिए, स्मॉल आर पे कितना वोल्टेज होगा? हेलो, स्मॉल आर पे कितना कितना वोल्टेज अप्लाई किया? फेज वोल्टेज ना। और बेटा जो वोल्टेज आपके कंडक्टर के सेंटर पे होगा वही सरफेस होगा। इस दैट इज स्मॉल आर इज नथिंग बट द कंडक्टर के सरफेस। कंडक्टर के सरफेस में कितना वोल्टेज होगा? दैट इज नथिंग बट द फेज वोल्टेज। और बेटा कैपिटल आर पे कितना वोल्टेज होगा? दैट इज नथिंग बट द ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, आप इसी फेज वोल्टेज को निकालना चाहते हैं। कैपेसिटर के क्रॉस जो फेज वोल्टेज है दैट इज फेज वोल्टेज। स्मॉल आर पे वोल्टेज कितना है? फेज वोल्टेज। और कैपिटल आर पे वोल्टेज कितना है? दैट इज द ग्राउंड। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, लिमिट लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज नथिंग बट द, यहां पर लिमिट देख रहा हूं। जब आपकी जो x की वैल्यू, हेलो, अगर आपके जो x है, x की वैल्यू कितनी हो जाए? स्मॉल आर आ जाए तो कितना वोल्टेज हो जाएगा? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज, इसी वोल्टेज को आप निकालना चाहते हैं, और यही कैपेसिटर के पास वोल्टेज है। जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर, तो आप जो है कोर के सरफेस में हो जाएंगे, और कोर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है? दैट इज नथिंग बट द वी फेज। अगर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर। हेलो, x की वैल्यू अगर कैपिटल आर हो जाए, एक्स की वैल्यू अगर कितनी हो जाए, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, तो आप मेटेलिक सीट पे पहुंच जाएंगे। किस पोटेंशियल पे होगा? ग्राउंड पोटेंशियल पे। दैट इज नथिंग बट द, किस पोटेंशियल पे होगा? ग्राउंड पोटेंशियल पे। दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी रेंज है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक की सारी स्ट्रिप के वोल्टेज को ऐड करना चाहते हो, इंटीग्रेशन। स्मॉल आर पे कितना वोल्टेज है? स्मॉल आर पे कितना वोल्टेज है? वी फेज। और बेटा कैपिटल आर पे कितना वोल्टेज है? कैपिटल आर पे कितना वोल्टेज है? दैट इज द ग्राउंड। तो वोल्टेज की यहां पर आप देखेंगे, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो वोल्टेज की लिमिट में लगाएंगे, और यहां पर आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप क्या करें? इंटीग्रेट करें। तो यहां पर मैंने डिस्टेंस की लिमिट लगाई, हेलो, यहां पर मैं डीएक्स डीएक्स लगाया, डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो लिमिट भी एक्स की है। यहां पर मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो लिमिट भी वोल्टेज की रखनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे आपको कहां से कहां तक की स्ट्रिप ऐड करनी है? स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर। स्मॉल आर पे जब आप इंटीग्रेट करते हैं, स्मॉल आर के करस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज, स्मॉल आर के करस्पॉन्डिंग फेज। स्मॉल आर का मतलब क्या है? आप कहां पर पहुंच गए? एक्स की वैल्यू जो है, ये आपका एक्स, एक्स की वैल्यू जब स्मॉल आर हो जाएगी तो आप जो है कहां पर पहुंचेंगे? कोर पे। कोर पे, कोर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है? आपने कोर से कौन सा वोल्टेज? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज विल बी देयर। आपने वोल्टेज तो सेंटर पे कनेक्ट किया, लेकिन बेटा आप देखेंगे कि आपके कंडक्टर में थ्रू आउट द कंडक्टर वोल्टेज कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। जो वोल्टेज आपके सेंटर पे होगा वही वोल्टेज आपके सरफेस पे होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द लिमिट लगा रहा हूं, दैट इज, ध्यान से देखिए, चलो लिमिट लगा रहा हूं आपको। स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक के सारे वोल्टेज। स्मॉल आर पे वोल्टेज क्या है? फेज वोल्टेज, क्योंकि आप कोर पे है। कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। और बेटा कैपिटल आर पे कौन सा वोल्टेज है? दैट इज द, सीट पे पहुंच जाएंगे, दैट इज इक्वल टू ग्राउंड। बस खत्म हो गया, फेज वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट। फेज वोल्टेज जो आपके कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है दैट इज फेज वोल्टेज, उसको हम लोग चार्ज के टर्म में निकालेंगे। हेलो, आपके दैट इज लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी निकाला है। लाइन चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाली। इस वैल्यू को यहां पर रखना है, इस वैल्यू को आप यहां पर रखने वाले, इस वैल्यू को आप यहां पर रखने वाले। नाउ यू कैन रिपोर्ट और इंटीग्रेट कर दिए, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू एक्स के टर्म में लिखने वाले। नाउ दिस इज नथिंग बट द, अच्छा ये बताओ यहां पर कुछ नहीं है तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द वी। लिमिट क्या हो जाएगी? दैट इज फेज वोल्टेज से 0। नाउ माइनस ई एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एक्स इंटू डी एक्स।
लिमिट हो जाएगी आर से लेके कैपिटल आर। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, बाकी सब कांस्टेंटों का बाहर आ जाएगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर dx बाई एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। नाउ दिस इज माइनस से माइनस, यहां पर आएगा माइनस फेज वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। नाउ दिस इज ln x, लिमिट हो जाएगी स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर। नाउ ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फेज वोल्टेज की वैल्यू, फेज वोल्टेज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को मैंने चार्ज के टर्म में कैलकुलेट किया, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। पहले आप लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बेटा ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई this is Q divided by 2 pi epsilon naught epsilon r, this is ln a by b. This is nothing but the value of phase voltage, this is the voltage across the capacitance। सिंगल कोर केबल में कैपेसिटर के क्रॉस जो फेज वोल्टेज है उसको मैंने चार्ज और दैट इज कोर की रेडियस थीटा। अच्छा ये जो चार्ज है वो किसमें है बेटा, फैरेड पर मीटर में है। अगर ये फैरेड में होता तो ये वोल्ट में आता, ये किसमें फैरेड पर मीटर, तो ये किसमें आएगा बेटा, जो वोल्टेज है दिस इज वोल्ट पर मीटर। फेज वोल्टेज आपका ये क्या है, फैरेड पर मीटर चार्ज था, तो ये आपका जो है जो फेज वोल्टेज भी निकाला है ये आपका वोल्ट पर मीटर में आएगा, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, एक यूनिट लेंथ में वोल्टेज आएगा, ठीक है। चलो कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या था बेटा, हेलो, कैपेसिटेंस क्या, फेज कैपेसिटेंस जिसको हम लोग सीट कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, दैट इज चार्ज। कितना चार्ज है बेटा आपकी, दैट इज कोर क्यू, ये चार्ज फैरेड पर मीटर है, तो कैपेसिटेंस भी आपका जो है ये कूलम पर मीटर है, तो ये फैरेड पर मीटर में आएगा, ठीक है। चलो मैं रख रहा हूं, तो कैपेसिटेंस निकालना है, फेज कैपेसिटेंस, that is phase capacitance, that is charge on the core, एक मेटेलिक सीट पे चार्ज, मेटल पे चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर, दैट इज द फेज वोल्टेज, ठीक है। और बेटा सिंगल कोर केबल में फेज कैपेसिटेंस होता है, यही आपका कौन सा कैपेसिटेंस होता है, सीट कैपेसिटेंस बोलता है, दैट इज कॉल्ड सीट कैपेसिटेंस। कोर और सीट के बीच में कैपेसिटेंस है। नाउ दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय फेज वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई बेटा, Q divided by 2 pi epsilon naught epsilon r ln capital R divided by small r। Now this is Q से Q कट जाएगा, ये आपका कूलम पर मीटर है तो ये फैरेड पर मीटर में आएगा कैपेसिटेंस। तो दिस इज नथिंग बट द सिंगल कोर केबल में जो सीट या फिर फेज कैपेसिटेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ln कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r, इतना फैरेड पर मीटर। This is the value of capacitance, this is the value of capacitance। यही आया था ओवरहेड लाइन में, आपका जो है लाइन के चारों तरफ क्या होगा, एयर होगा, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 फॉर एयर, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी नथिंग बट इक्वल टू 1। चलो ये मैंने एक यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस निकाला है। अगर मान लीजिए केबल की लेंथ L हो जाएगी तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, हेलो दिस इज इंपॉर्टेंट and this is important, that is per meter length का कैपेसिटेंस निकाला है, this is nothing but the per meter length, per unit capacitance, per unit length capacitance of cable, ठीक है। चलो अब मैं टोटल कैपेसिटेंस निकाला है, कितना लेंथ माना था आपने, केबल का L लेंथ माना था, L लेंथ का टोटल कैपेसिटेंस निकाला, 1 किलोमीटर लेंथ का 1 मीटर लेंथ का कैपेसिटेंस है, L लेंथ का निकालना है, तो बेटा L कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। हेलो निजाम अली, 1 यूनिट लेंथ का तो L लेंथ का निकालने के लिए L कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, और बेटा पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं तो लेंथ बढ़ने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा,
लेंथ बढ़ने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं, इफ द लेंथ ऑफ द केबल इज L meter, then the total capacitance of the single core cable is given as 8 मीटर लेंथ का मालूम है, एल लेंथ का गुणा हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द एल मीटर केबल इज नथिंग बट द एक यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस क्या है, दैट इज सी फेज या फिर सी। चलो कैपेसिटेंस है, इसको सी मान लेते हैं, फेज कैपेसिटेंस या फिर सीथ कैपेसिटेंस, इसको मैंने सी मान लिया। तो अगर मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकाला है, तो एक यूनिट लेंथ के कैपेसिटेंस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। व्हाट इज द लेंथ, 1 मीटर लेंथ का आपको मालूम है, तो एल मीटर लेंथ का ज्यादा और ज्यादा के लिए गुणा कर देते, दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस। और बेटा इसकी यूनिट क्या है बेटा, ये होगा फैरेड पर मीटर, और ये बेटा मीटर, मीटर से मीटर कर जाएगा फैरेड। तो अगर कभी भी कैपेसिटेंस फैरेड में लिखा है तो टोटल कैपेसिटेंस लिखा है, और अगर पर मीटर लेंथ लिखा है तो दैट इज द पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस दिया है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, दैट इज अगर आपको फैरेड में मालूम है कैपेसिटेंस तो सीटी की वैल्यू मालूम है, और अगर बेटा फैरेड पर मीटर मालूम तो सी की वैल्यू मालूम है, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द टोटल कैपेसिटेंस मैं निकाल रहा हूं। टोटल कैपेसिटेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, हेलो, टोटल कैपेसिटेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन पर यूनिट लेंथ का जो कैपेसिटेंस होगा वहां कहीं लेंथ का फार्मूला नहीं है। टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या होगा, पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इनटू, अच्छा ये क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट, फैरेड पर मीटर इनटू लेंथ इज एल मीटर। लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटेंस Ct is equal to 2 pi epsilon naught epsilon r ln कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r, इतना फैरेड। और यहां पर L भी आएगा, दिस इज योर L। टोटल कैपेसिटेंस जो होगा वो आपका लेंथ पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इतना फैरेड। क्या से लिख सकते हैं, दैट्स वाई the total capacitance of the cable that is CT is proportional to length। अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे, केबल की लेंथ को बढ़ाएंगे, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा केबल। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा, टोटल कैपेसिटेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, और अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे टोटल कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो टोटल रिएक्टेंस क्या होगा, दिखाते हैं टोटल रिएक्टेंस क्या होगा। टोटल रिएक्टेंस कम हो जाएगा, टोटल रिएक्टेंस कम होने से चार्जिंग करंट, कैपेसिटर से जो करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो करना है कैपेसिटर से। हो गया, कल मॉर्निंग में यूटिलाइजेशन की क्लास लूंगा, मैंने बोला था मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, कल से आपका मॉर्निंग में भेज दूंगा, यूटिलाइजेशन का लेक्चर पर डे अपलोड कर दूंगा, जो रिमेनिंग लेक्चर है उनको भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं ट्रांसमिशन के सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा, कल ज्योग्राफी, परसों आपकी मशीन के। टाइमिंग रहेगी बेटा 9 बजे से लेके आपका 10:30 के आसपास तक, ठीक है।
8 बजे से नहीं लूंगा, जिसका छूट जाएगा जो मशीन की क्लास करेगा वो रिकॉर्डेड देख लेगा, पर डे में अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो। नाउ तो यहां पर आप लिखने वाले हैं टोटल कैपेसिटेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर मैं टोटल रिएक्टेंस के बारे में बात करूं, ठीक है, यहां पर बात करते हैं, देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर से करंट पास करेगा, और कैपेसिटर से जो करंट पास करेगा वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर के करंट को बोलते हैं आईसी। आईसी नथिंग बट द कैपेसिटर का करंट, या फिर दैट इज कॉल्ड चार्जिंग करंट। आईसी नथिंग बट कॉल्ड द कैपेसिटर करंट, कैपेसिटर करंट बोलिए, या फिर इसको बोल सकते हैं चार्जिंग करंट। एल लेंथ की केबल से पूछा जाएगा, एल लेंथ की केबल है तो कितना आपका चार्जिंग करंट आपका फ्लो करेगा, एल लेंथ की केबल। तो एल लेंथ की केबल, तो एल लेंथ का टोटल आपको कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मानूंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर आ जाएगा टोटल रिएक्टेंस, तो हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए पहले। चलो यहां पर लिखेंगे टोटल कैपेसिटेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा, और अगर टोटल लेंथ आपका कैपेसिटेंस में डिपेंड है तो टोटल रिएक्टेंस भी निकालने जा रहा हूं, लिख रहा हूं बेटा। यहां से आप नीचे के नीचे लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो टोटल कैपेसिटेंस केबल का क्या होगा, बढ़ेगा। सो दैट if we increase the length of the cable, then the total capacitance of the cable, total capacitance को हम CT से प्रिंट करते हैं, that is CT will be increased, will be। टोटल रिएक्टेंस के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटा, दैट इज 1/ओमेगा C। अगर आपको टोटल रिएक्टेंस चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज टोटल कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू होगा 1/ओमेगा C। अगर टोटल निकालना है तो टोटल कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा, और टोटल रिएक्टेंस, क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, तो टोटल रिएक्टेंस भी किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो निकले। अगर मैं लिखना चाहूं दैट इज 1/ओमेगा, टोटल कैपेसिटेंस को अगर मैं पर यूनिट कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखूंगा तो दिस इज नथिंग बट द पर यूनिट कैपेसिटेंस इनटू लेंथ ऑफ द लाइन। लिख सकते हैं ना, यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर आप जो है, और पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस अगर आप लिखना चाहें, पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस अभी अभी आपने निकाला है, तो टोटल रिएक्टेंस जो होगा दैट इज नथिंग बट द ओमेगा। पर यूनिट कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको मालूम है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r इनटू दिस इज नथिंग बट द लेंथ। यहां से आपको दिख रहा होगा अगर आप अपने केबल की लेंथ को बढ़ाएंगे तो बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, कैपेसिटर का जो अपोजिशन होता है वो कम होगा, तो करंट क्या होगा, चार्जिंग करंट बढ़ने वाला है। या फिर आप देखेंगे जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे
चलिए, आपको आवाज आ रही है ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था, फिर से मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। चलिए, यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज if we increased the length of the cable then the capacitance total capacitance and total reactance, total capacitive reactance of the cable will be increased. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। देन वी इफ वी इंक्रीज the cable, then the total capacitance of the cable will be increased. टोटल कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा एंड टोटल कैपेसिटिव रिएक्टेंस of the cable will be reduced. वो आपका क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका चार्जिंग करंट की वैल्यू बताइए। एल लेंथ की अगर केबल है तो कितना उससे चार्जिंग करंट आपका फ्लो करेगा। चार्जिंग करंट इन नथिंग बट द कैपेसिटिव करंट। ठीक है, चलो निकालते हैं। हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ चार्जिंग करंट इन ए सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल में आपका एल लेंथ की अगर केबल है, सिंगल कोर की केबल, तो उससे कितना चार्जिंग करंट आपका फ्लो करने वाला। एल लेंथ की अगर केबल है ना तो उसका टोटल आपको कैपेसिटेंस मालूम होना चाहिए और उस कैपेसिटेंस को एक जगह पे कंसंट्रेट कर देंगे, टोटल रिएक्टेंस निकालेंगे, वोल्टेज मालूम है, रिएक्टेंस मालूम है, डिवाइड कर देंगे, चार्जिंग करंट आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट करंट इज नथिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। और बेटा प्योर कैपेसिटर का जो इंपीडेंस होता है वो एक्सी होता है, ठीक है, माइनस जे एक्सी होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्सी आएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? और आप देखेंगे कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, चार्जिंग करंट।
लिख रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग डालें। कैलकुलेशन ऑफ चार्जिंग करंट इन ए सिंगल कोर केबल। और चार्जिंग करंट को आप आईसी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये बताइए, डीएसएसबी का पेपर कैसा गया तुम लोगों का? डीएसएसबी का पेपर कैसा गया? रिप्लाई करो। डीएसएसबी का पेपर कैसा गया तुम लोगों का? अभिषेक कैसा गया तुम्हारा? नहीं डाला था? अच्छा, किसने डाला था? अच्छा, नहीं डाला था। अच्छा ये बताओ, जिसने डाला था, किसी ने फॉर्म डाला था? नहीं डाला था। जितने लोग क्लास कर रहे हैं उन्होंने नहीं डाला था। चलो कोई बात नहीं। अगर डाला होता तो मैं ये पूछना चाहता था कि किस सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत आ रही है। निजाम अली डाला था। चोपर और साइक्लो कन्वर्टर से, चोपर साइक्लो कन्वर्टर से एक एक क्वेश्चन। एक मिनट। चलो ठीक है, यहाँ ये सिंगल कोर केबल में हम लोग चार्जिंग करंट निकालने जा रहे हैं। नाउ दिस इज द चार्जिंग करंट। तो आप देखेंगे कैपेसिटर से जो करंट पास करेगा, यहाँ पर ये कोर है। जो कैपेसिटर बनता है कोर और मेटेलिक शीट के बीच में बनता है। नाउ दिस इज, ये आपका कोर है। नाउ दिस इज द कोर। This is the core of the cable, and now this is the metallic sheet.
दिस इज मेटेलिक शीथ। मेटेलिक शीथ किस पोटेंशियल पे होगी? ग्राउंड वोल्टेज पे होगी। नाउ दिस इज द कोर ऑफ द केबल। दिस इज द कोर ऑफ द केबल, और इसके बीच में ही आपका कैपेसिटेंस बनेगा। दिस इज कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग शीथ कैपेसिटेंस बोले, कोर टू शीथ कैपेसिटेंस, या फिर आपका फेज कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, और आप देखेंगे यहां पर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है। कोर और ग्राउंड के बीच जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। दिस इज फेज वोल्टेज। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस भी कितना वोल्टेज अपीयर होगा? और बेटा इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कैपेसिटर से क्या होगा? करंट पास करेगा, और इसी करंट को बोलेंगे, ये कैपेसिटर कैपेसिटर को चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग करंट। कितनी लेंथ का हम केबल कंसीडर करें? एल लेंथ का केबल कंसीडर। इस एल लेंथ की केबल से कितना चार्जिंग करंट फ्लो करेगा ये निकालना। तो ये बताइए, एल लेंथ की केबल का पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें, फिर टोटल रिएक्टेंस निकाले, वोल्टेज मान लो मैं रिएक्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाए। नाम निकाल रहे बेटा। तो चार्जिंग करंट जो होगा, चार्जिंग करंट इज नथिंग बट द वोल्टेज divided by total capacitive reactance of the cable, that is XCT। L लेंथ का रिएक्टेंस चाहिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस होता है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, दिस इज इक्वल टू वी फेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस होगा 1 अपॉन ओमेगा। टोटल रिएक्टेंस इज नथिंग बट द टोटल कैपेसिटेंस, ऊपर चला जाएगा टोटल कैपेसिटेंस। तो चार्जिंग करंट इज नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा CT इंटू वी फेज। और टोटल कैपेसिटेंस को अगर मैं लिखना चाहूं पर फेज कैपेसिटेंस के फॉर्म पे, दिस इज नथिंग बट द पर फेज कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, दिस इज पर फेज कैपेसिटेंस, पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस इनटू दैट इज द लेंथ ऑफ द लाइन इनटू वी फेज। दिस इज नथिंग बट द वी फेज। तो यहां से मैं लिख सकता हूं चार्जिंग करंट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इज ओमेगा सी एल इंटू वी फेज। और यहां से लिख सकते हैं जो चार्जिंग करंट होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? लेंथ। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, आपका टोटल रिएक्टेंस क्या होगा? कम होगा। टोटल रिएक्टेंस कम होगा तो चार्जिंग करंट बढ़ना चाहिए, और यही रिजल्ट आप देख रहे हैं, दैट इज चार्जिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज द लेंथ। अगर आप अपने केबल की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो चार्जिंग करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दिस इज नथिंग बट द चार्जिंग करंट। ये आपके चार्जिंग करंट का फार्मूला है। नाउ दिस इज द चार्जिंग करंट फार्मूला। दिस इज द फार्मूला ऑफ चार्जिंग करंट। इसको आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू दिस इज नथिंग बट द, अच्छा टोटल कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू टोटल कैपेसिटेंस इंटू वी फेज। यहां से भी निकाल सकते हैं। दिस इज एम्पियर, और यहां से भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू सी इंटू एल इंटू वी फेज। कहीं से भी लिखे बात क्या है? सेम। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इस फार्मूले मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। दिस इज द फार्मूला, और उससे हम लोगों ने इस फार्मूले को निकाले। लेंथ पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज द फार्मूला ऑफ चार्जिंग करंट, इसको याद रखिए।
चलिए नोट करके लिखें। अच्छा, केबल में डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? केबल में जो डाइलेक्ट्रिक लॉस आप निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? केबल में जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस में जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। हेलो, डाइलेक्ट्रिक जो है दो इफेक्ट ऑफर करेगा, एक तो रेजिस्टेंस और दूसरा कैपेसिटेंस, ठीक है? तो बेटा इस इंसुलेटिंग मटेरियल में जो लॉस होगा वो उसके रजिस्टर में होगा, तो दैट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल में, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक में जो लॉस होता है वो उसके रजिस्टेंस में होता है, ठीक है? ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे चल के क्यों मैं क्योंकि आपको कैलकुलेट करवाऊंगा तो मैं लिख देता हूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चार्जिंग करंट मैंने निकाला है, केबल में चार्जिंग करंट निकाला है, ये फार्मूला याद रखिएगा। चार्जिंग करंट का फार्मूला होगा, सिंगल कोर केबल में चार्जिंग करंट का फार्मूला होगा दैट इज 2 पाई एफ इंटू टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई फेज वोल्टेज। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? दैट इज पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है? और यहां से मैंने इसकी वैल्यू रख दी थी और आपको निकाला था कि आपका जो चार्जिंग करंट होता है लेंथ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। नोट करके लिखेंगे, नोट करके। चार्जिंग करंट दैट इज IC प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर आप अपनी केबल की लेंथ को बढ़ाएंगे तो चार्जिंग करंट हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपका कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो टोटल रिएक्टेंस कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा तो चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा। सो दैट वी increase the length of the cable, then charging current of the cable will be increased। ये सब मैं आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बता रहा हूं, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखने वाले हैं कि ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या डिफरेंस होता है। चलिए टेबल बना लीजिए, उसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि अंडरग्राउंड केबल में इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, ज्यादा होती है कम होती है, ओवरहेड लाइन में ज्यादा होती है, कैपेसिटेंस किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है? चलिए एक टेबल बनाइए और इस टेबल में हम लोग दो कंपेयर करने जा रहे हैं, एक ओवरहेड लाइन के बारे में और एक अंडरग्राउंड केबल के बारे में। इस साइड आप लिखिए ओवरहेड लाइन, यहां पर लिखिए अंडरग्राउंड केबल या फिर लाइन। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? चलो यहां पर मैं ओवरहेड लाइन जो ले रहा हूं, ओवरहेड लाइन में देखो इंसुलेशन केवल आपका कंडक्टिंग वायर होता है, मतलब केवल कोर होता है।
आर रेडियस का कोर लिया है, और यहां पर जो मैं केबल ले रहा हूं वो भी आर रेडियस के कोर की केबल ले रहा हूं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द केबल? अब देखेंगे दोनों में बराबर कंडक्टिंग मटेरियल ले रहा हूं। अगर मैं दोनों में बराबर कंडक्टिंग मटेरियल ले तो किसमें बेटा इंडक्टेंस ज्यादा होगा, किसका इंडक्टेंस कम होगा, किसमें कैपेसिटेंस ज्यादा और किसमें कैपेसिटेंस कम होगा। ठीक है, ओवरहेड लाइन पे अगर मैं बात करूंगा, चलो पहले मैं फिगर बना देता हूं। ओवरहेड लाइन में केवल और केवल आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कितनी रेडियस का कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं, आर रेडियस। यहां पर जो मैं केबल ले रहा हूं, केबल में जो वो कोर के द्वारा होगा, तो आर रेडियस का ही कोर ले रहा हूं, आर रेडियस के कोर की केबल ले रहा हूं। केबल में भी जो रेडियस है कोर की वो है आर। नाउ सेम, लेकिन आप देखेंगे कोर जो केबल होती जमीन में होती है तो वहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ दिस इज सीट, ये केबल है। ठीक है, नाउ ये आपकी केबल है और ये आपका ओवरहेड लाइन का कंडक्टर, दोनों में मैंने कोर की रेडियस आर ली है। तो अगर मैं बात करूं दैट इज नथिंग बट द रेडियस मैंने दोनों ही केस में कितनी दी है, पहला पॉइंट आर, आर रेडियस का ओवरहेड लाइन है और आर रेडियस का दैट इज पावर केबल है, अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल। अच्छा सेल्फ जीएमडी, अच्छे ही बताओ, अगर दोनों का बेटा रेडियस बराबर है, कंडक्टिव मटेरियल जब करंट पास करेगा, हेलो करंट पास करेगा तो कंडक्टर से लिंक करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस को हम लोग इंडक्टेंस से शो करते हैं। तो आप देखेंगे क्योंकि दोनों का बेटा कंडक्टिंग मटेरियल फिर जो कोर है वो आर रेडियस का है, तो सेल्फ अगर मैं जीएमडी या फिर इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, आर डैश, आर डैश की वैल्यू भी दोनों में क्या होगी, बराबर। और इफेक्टिव रेडियस को हम लोग बोलते थे सेल्फ जीएमडी, क्या बोलते थे, सेल्फ जीएमडी। ठीक है, तो चलो बात कर रहे हैं सेल्फ जीएमडी या फिर जीएमआर। दूसरा पॉइंट दैट इज सेल्फ जीएमडी या फिर उसको बोलते थे जीएमआर, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, या फिर इसी को बोलते थे इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव रेडियस जिसको कि हम लोग किससे प्रिंट करते थे, आर डैश या फिर डीएस से प्रिंट करते। इसकी वैल्यू अगर आपके कंडक्टर की रेडियस आर तो इफेक्टिव रेडियस सेल्फ जीएमडी का तो 0.7788 आर। हेलो, करंट जो है कोर से पास करेगा तो कोर इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को शो करेगा, दोनों का बेटा आपका रेडियस बराबर है तो इफेक्टिव रेडियस से सेल्फ जीएमडी भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो केबल का भी सेल्फ जीएमडी कितना होगा, सेम। सेल्फ जीएमडी और जीएमआर, जियोमेट्रिकल मीन रेडियस या फिर इफेक्टिव रेडियस। एट आर। चलो अच्छा ये बताओ, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, और अंडरग्राउंड केबल में क्या होगा, जो कंडक्टर होंगे फिर कोर होंगे वो पास पास होंगे, डिस्टेंस कम होगी, जिसको हम बोलते थे दैट इज नथिंग बट द कॉल्ड द व्हाट जीएमडी, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल जीएमडी। तीसरा पॉइंट, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो लिख रहा हूं द डिस्टेंस
between the conductors is more. ओवरहेड लाइन में डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर मोर होगी, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते थे दैट इज म्यूचुअल जीएमडी से। म्यूचुअल जीएमडी क्या होगा, ज्यादा होगा। अंडरग्राउंड केबल में कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स आर लेस। मतलब यहां पर म्यूचुअल जीएमडी क्या होगा, कम होगा। तो इंडक्टेंस का फार्मूला, जनरल फार्मूला आपको मैंने बताया था इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस पर फेज इन ओवरहेड लाइन म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई ln म्यूचुअल जीएमडी डिवाइडेड बाय सेल्फ जीएमडी। इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पर म्यू आर आ जाएगा, या फिर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू आर, क्योंकि यहाँ पर एयर थी तो म्यू आर की वैल्यू 1 थी। यहाँ पर म्यू आर लिख सकते हैं, लेकिन उसे कोई लेना देना। चलो ln म्यूचुअल जीएमडी डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी। ठीक है, आप देखेंगे दोनों में बेटा, आपका दोनों में सेल्फ जीएमडी तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ओवरहेड लाइन में म्यूचुअल जीएमडी क्या होगा, ज्यादा। कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, तो एलएन के अंदर की वैल्यू ज्यादा, तो एलएन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं अंडरग्राउंड केबल में आपका म्यूचुअल जीएमडी कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस का अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एलएन के वैल्यू अंदर वैल्यू कम हो जाएगी, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ओवरहेड लाइन में इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, और बेटा अंडरग्राउंड केबल में इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। पहला पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, या फिर इस पॉइंट को डायरेक्ट ही लिख देते हैं, यहां से लिख देते हैं नोट करके। द इंडक्टेंस, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट लिख देते हैं। द इंडक्टेंस ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज लेस एज कंपेयर टू ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन की अपेक्षा अंडरग्राउंड केबल का कैपेसिटर इंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है। कैपेसिटेंस देखते हैं। ये चौथा पॉइंट है। अभी कैपेसिटेंस देखो निकाला है हम लोगों ने, कैपेसिटेंस पर फेज फार्मूला होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln डिवाइडेड बाई जीएमडी डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी।
यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। खाना बनाना है, 10 मिनट केवल रुकिए, बस 2 पॉइंट और लिखाने बस, ठीक है, फिर उसके बाद मैं छोड़ रहा हूं। जो भी मैं चीजें लिखा लो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कैपेसिटेंस किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके ओवरहेड लाइन में डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर ज्यादा होती है, म्यूचुअल जीएमडी ज्यादा होता है तो एलएन के अंदर वैल्यू ज्यादा होगी, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। कैपेसिटेंस कम होगा ओवरहेड लाइन में तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो चार्जिंग करंट बेटा क्या होने वाला है, अगर रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो चार्जिंग करंट कम होगा, क्योंकि हवा में करंट फ्लो करना है, वहां पर आपका इंफ्यूटिंग मटेरियल। लेकिन आप देखेंगे केबल में क्या होगा, कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी, म्यूचुअल जीएमडी कम होगा तो एलएन के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फेज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस आपका क्या होगा, ज्यादा। यहां लिख देता हूं, यहां पर कैपेसिटेंस कम है, कैपेसिटेंस कम है तो यहां पर आपका रिएक्टेंस की वैल्यू कैसी होने वाली है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होने वाला है। और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली। ओवरहेड लाइन में चार्जिंग करंट कम है तो आपको हवा में थोड़ा करंट दिखेगा, कम करंट होगा। लेकिन केबल में क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका ज्यादा होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका कम होता है, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। केबल में चार्जिंग करंट आपका ज्यादा होता है, तो ये पॉइंट लिखना है, लिख रहा हूं नोट करके। द कैपेसिटेंस वैल्यू, the capacitance value of underground cable is more as compared to as compared to as compared to the overhead line। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, so that so that capacitive reactance of underground cable is less as compared to overhead line। Therefore, the charging current, therefore the charging current in the underground cable, अंडरग्राउंड केबल में चार्जिंग करंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड केबल इज मोर एज कंपेयर टू द ओवरहेड लाइन। एज कंपेयर टू ओवरहेड लाइन। चलो सर्ज इंपीडेंस के बारे में भी पूछ लेता है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, बस खत्म हो रहा है, परेशान ना हो।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो सर्ज इंपीडेंस का फार्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस निकालना। सर्ज इंपीडेंस चाहे केबल हो चाहे ओवरहेड लाइन, क्या होता है, दैट इज इंडक्टेंस डिवाइडेड अंडर रूट इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। सर्ज इंपीडेंस क्या होगा, दैट इज इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। ओवरहेड लाइन का आपका इंडक्टेंस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो सर्ज इंपीडेंस ज्यादा होगा, और कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। कैपेसिटेंस कम होगा तो भी आपका सर्ज इंपीडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अंडरग्राउंड केबल का जो इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है, तो सर्ज इंपीडेंस कम होगा। उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है तो भी आपका सर्ज इंपीडेंस क्या होगा, कम होगा। तो आपका जो नोट करके लिखेंगे, जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसका सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, कम होता है। द सर्ज impedance of the underground cable is less as compared to the overhead line। और अगर जिसका सर्ज इंपीडेंस कम होगा उसकी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का फार्मूला ने आपको बताया था, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का फार्मूला होता था दैट इज VL स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZS। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का फार्मूला होता था दैट इज VL स्क्वायर डिवाइडेड ZS। और आप देखेंगे ओवरहेड लाइन की सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होती है, ज्यादा हो। सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसकी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होती है, कम होती है। वहीं केबल का सर्ज इंपीडेंस क्या होता है बेटा, कम होता है, तो उसकी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि किसकी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो लिख रहा हूं, द सर्ज impedance loading of the underground cable is more as compared to the overhead line। ओवरहेड लाइन के कंपैरिजन में अंडरग्राउंड केबल का सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, सर्ज इंपीडेंस कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल कोर केबल का कैपेसिटेंस क्या होता है खत्म हो। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और ओवरहेड लाइन और आपका अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या डिफरेंस होता है, किसका इंडक्टेंस ज्यादा होता है, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, किसमें आपका सर्ज इंपीडेंस ज्यादा होता है, किसकी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ज्यादा होती है, वो मैंने आपको बता दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल। थ्री कोर केबल में कौन कौन से कैपेसिटेंस बनते हैं वो हम लोगों को देखना है, और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका डाइलेक्ट्रिक लॉसेज बचेगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस बचेगा केबल में, कहां ज्यादा होता है कहां कम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। ऋषभ, एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। वो आपका जो है, जब मैंने लिखा था कि 3 होता है 4 होता है तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर में। यहां पर आप बोल रहे हैं कि सर केबल के केस में यहां पर एप्सिलॉन आर ले लीजिए। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 या 3 या फिर 4 होती है जो डाइलेक्ट्रिक की, तो उससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन आर ले लूंगा तो वैसे भी न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो ये वैसे भी बढ़ जाएगा, तो ज्यादा ही आना है, कम नहीं आना है।
ठीक है, समझ रहे हो ना ऋषभ? चलो, थैंक यू वेरी मच। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया। ठीक है, कल हम लोग 3 कोर केबल स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।